नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ ऑफ क्यूआईव नेटवर्क आशुतोष पाठक साहब। हम लोग इस सेशन में नमस्कार। बात करने नमस्ते सर, हम लोग बात करने वाले हैं कपिल सिब्बल की क्या मजबूरी है। एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम से वो घिरे हुए हैं, जो उन्होंने 1 करोड़ रुपए निकाले अपनी पॉकेट से। मैंने कल भी शो में कहा था, पुलिस वाले और वकील अगर पैसा निकाल रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा झोल है। दूसरा हम बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा विपक्ष तमाशे में बिजी था इस वक्त। जंतर मंतर पे हर कोई अपनी विजिट दे रहा था, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था। पीछे से मोदी शाह अपना बड़ा गेम खेलने में की पूरी तैयारी कर रहे थे। उनको पता था कि शायद उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ेगा, वो उससे भी बड़ी तैयारी पीछे कर रहे थे। क्या वो सर डिस्कस करेंगे। और डीलिमिटेशन बिल पर विपक्ष ने फिर अपनी चाल एक बहुत बड़ी चल दी है, ट्राइबल्स को आगे ले आए हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है सर। वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। देखिए, ये जो तीनों मुद्दे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने उठाए। तो पहला मुद्दा आपने लिया श्रीमान कपिल सिब्बल जी का। अब कपिल सिब्बल जी देखिए, आजकल ना तो कांग्रेस पार्टी में हैं, ना ही वो समाजवादी पार्टी में हैं। सबके सहयोग से वो राज्यसभा के सांसद हैं। इतना तो खैर हो गया, लेकिन बड़े जाने माने वकील हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वो रह चुके हैं, शिक्षा मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रह चुके हैं वो, सोनिया गांधी मतलब जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कैबिनेट मिनिस्टर वो रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी थे, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, दोनों मंत्रालय को उन्होंने संभाला है, वो रह चुके हैं। तो अब उनके एस्पिरेशन क्या हो सकते हैं, जो लास्ट डिज़ायर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर की अभी वैकेंसी तत्काल दिखाई नहीं पड़ रही है। एक स्थिति हो सकती है कि नेपाल भारत बन जाए, और नेपाल में आपको याद होगा कि एक महिला जज को तत्काल जो है सो जिम्मेदारी दे दी गई जब तक कि चुनाव नहीं होता है। बांग्लादेश में जैसे हुआ कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को, जो कि नोबेल पुरस्कार नोबेल लॉरेट था, यूसुफ, उसको जिम्मेदारी मिल गई। तो कपिल सिब्बल को हो सकता है कि वाइल्ड वो ड्रीम कर रहे हों और उनको लग रहा हो कि भाई ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, बांग्लादेश वाली स्थिति अगर हो गई और कोई मूवमेंट अगर चल रहा है, स्टूडेंट का चल रहा है, तो चलो उसके पीछे लग लेते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है। क्यों कपिल सिब्बल ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बड़े नामी एडवोकेट थे, हमारी उनसे बात हो रही थी मुंबई की। मुंबई में अभी एक जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन बन गया, और ये सभी जो यंग लॉयर्स हैं उसका एक बड़ा एसोसिएशन हो गया है। और उन्होंने संभवतः कोई नोटिस भेजा है कपिल सिब्बल को, और कॉकरोच पार्टी को भी नोटिस भेजा है, और कहा है कि भैया सावधान रह जाओ, तुम स्टूडेंट हो, तुम स्टूडेंट का डिमांड उठा रहे हो, कोई बात नहीं है, हम आपकी डिमांड के साथ हैं, लेकिन सतर्क रहो, जिन जिन लोगों को आप ला रहे हो, जिनसे आप मिल रहे हो, जो आपको समर्थन करने की बात कह रहे हैं, उनका जरा इतिहास खंगाल लो। और फिर उन्होंने इतिहास गिनाया कि साहब कपिल सिब्बल जी के ऊपर खुद अभी वो कानूनी पचड़े में फंसने वाले हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड किया है, उनका लाइसेंस रद्द होने का डिमांड चल रहा है। इस तरह के केसेस हो रहे हैं, उनको झेलना पड़ सकता है। और कई केसेस का उन्होंने हवाला दिया कि कालिखो पुल, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने जो सुसाइड किया, अपने सुसाइड नोट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बहुत कई जजों के नाम और कई बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों के नाम लिखे कि इन्होंने हमसे पैसे मांगे। जस्टिस खेहर के बेटे के बारे में लिखा कि भाई 77 करोड़ मांगा, फिर किसी एक जज के बारे में लिखा कि 47 या 44 करोड़ रुपया मांगा। फिर उन्होंने कपिल सिब्बल का बजाबता अपने सुसाइड नोट में नाम लिखा। उन्होंने इनसे कहा कि आप तो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, आप तो हमको सपोर्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुमको हम इतना पैसा ले आओ। तो 4 करोड़ या 4.5 करोड़, भगवान जाने कि 2 करोड़, भगवान जाने कितना है, लेकिन करोड़ में ही इनके डिमांड को पूरा करने की बात है उसमें। अब उस सुसाइड नोट की आज तक जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं कर रहा है। अब ये तो आप कह सकते हैं मिली भगत हो सकती है साहब,
कैसे, जैसे कि आप देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग मिलती थी उसमें सारी पार्टियां एक हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब इनके मामले में चूंकि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं कपिल सिब्बल, तो इन्होंने उस जांच को दबा करके रखा है। अब इन्होंने दबा करके रखा है या किसने दबाया है भगवान जाने, लेकिन यह सत्य है कि अरुणाचल प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट में इनका नाम लिखा। अब वो सुसाइड नोट सही है फर्जी है, इसकी तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी हो नहीं रही है। तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक आप उसे सच भी मान सकते हैं, झूठ भी मान सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन क्यों नहीं सच ही माना जाए, ये क्योंकि ये स्मोक ऐसे तो नहीं हो सकती है। केवल उन्होंने कपिल सिब्बल का नाम नहीं लिखा है, उन्होंने बजाबता उस वक्त के सीटिंग जज जो थे जस्टिस खेहर, उनके पुत्र का नाम लिखा है, अमाउंट लिखा है 77 करोड़ रुपया या 44 करोड़ रुपया अलग अलग मद में अलग अलग जजों को देने के लिए। इनके नाम के आगे लिखा है कुछ अमाउंट लिखा है 2 करोड़ 4 करोड़ या 4.5 करोड़, जो भी लिखा हो, इनके नाम के आगे अमाउंट भी लिखा है। अब उस पत्र की जांच होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री के सुसाइड नोट की इंक्वायरी नहीं हो रही है, जिसमें इस देश के लीडिंग लॉयर और सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग लॉयर और पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उन्होंने पत्र के माध्यम से, वो जो जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन है, उन्होंने लिखा है कि भाई ये व्यक्ति आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा है, जिनका कि लाइसेंस रद्द करने के लिए हम लोगों का पिटीशन है और हम लोग केस लड़ रहे हैं। ये श्रीमान वही वकील थे जो जजों के खिलाफ जो केस चलने का था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का था, तो इन्होंने आर्गुमेंट किया था कि नहीं जज के खिलाफ तो केस चल ही नहीं सकता है। इस तरह का आर्गुमेंट वो वकील साहब जो मुझे बतला रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, नो वन इज अबव द लॉ, आइदर ही इज सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज और एनीबडी, दे शुड नॉट बी अबव द लॉ। सो अब ये सभी कानून के अधीन है, कानून की विवेचना करनी है। तो ये जो कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट है कि इनके खिलाफ चल नहीं सकता है, ये बोगस आर्गुमेंट है। अब ये देखिए नया नया पेंच ला रहे हैं, ये कॉकरोच को समझा रहे हैं कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है सरकार ने, मोदी सरकार ने, और ये जो दिया है ये झांसा है। अब देखिए कानून विधेयक आ रहा है, अभी उस विधेयक का पूरा ड्राफ्ट इन्होंने पढ़ा नहीं है, जिस पर चर्चा होनी है अदालत पार्लियामेंट में, चर्चा हो नहीं रही है। लेकिन ये क्या समझा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो हो ही नहीं सकता है 3 महीने के अंदर। कैसे होगा, पहले कोई घटना होगी, घटना की जांच होगी, जांच में समय लगेगा, समय के बाद आएगा, तब जाकर के फास्ट ट्रैक होगा। अरे भाई, उस कानून जो बन रही है उस कानून में यह प्रावधान किया जा रहा है कि 60 दिन के अंदर इंक्वायरी को कंप्लीट कर लिया जाए, और अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है कि 60 नहीं 62 दिन हो गया, तो इसके लिए क्या सजा मिलने लगेगी जांच एजेंसी को? नहीं भाई, इससे ये डिफाइन ये किया जा रहा है कि जो जांच एजेंसी है उसका इंटेंट क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, उसकी जांच की जो विधा है वो ठीक तरीके से जा रही है नहीं जा रही है, सही रास्ते पर जांच चल रही है या नहीं चल रही है, ये है उसका पूरा लब्बो लुआब। और टाइम बाउंड जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। जांच दे दिया 5 साल तक बैठे हुए। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2024 में पेपर लीक हुआ, चला गया 2024 के ही जून में ये मामला चला गया सीबीआई के पास। ये सीबीआई की धूर्तता देखिए, ये कितने भ्रष्ट और कितने निकृष्टतम ऑफिसर हैं कि जब ये बवाल मचा है तब इन्होंने चार्जशीट फाइल किया। इसका मतलब चार्जशीट पहले से तैयार था, तुमने फाइल क्यों नहीं किया? प्रक्रिया में तुम लगे हुए थे, तुम इंतजार कर रहे थे कि आंदोलन होगा, कोई नीट का, फिर पेपर लीक होगा और फिर कोई कॉकरोच वहां पर जंतर मंतर पहुंचेगा, बवाल मचेगा, तब हमारे पर गाज गिरेगी तो हम चार्जशीट देंगे, इसका इंतजार कर रहे थे। अब इन्हीं सब कारणों से मोदी सरकार ने जब ये फैसला लिया कि नहीं ये नहीं चलेगा। अब बेवकूफ है क्या मिनिस्टर प्रधानमंत्री, उनको ये बात समझ में नहीं आती, हमको आपको समझ में आती है, उनको नहीं समझ में आती है। उन्होंने कहा कि नहीं ये अब नहीं चल सकता है, तो प्रावधान किया जा रहा है कि 2 महीने में ये जांच पूरा करो
और उसके बाद 1 महीने में जांच में सारे सबूत आ जाएंगे, अकट्ठ सबूत आएंगे, उसमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर कोर्ट आगे बढ़ाएगी। लेकिन 3 महीने में कोर्ट कोशिश करेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कि डे एंड नाइट उसकी सुनवाई करके जो कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये प्रावधान है। तो ये कॉकरोच को समझा रहे हैं फास्ट ट्रैक हो ही नहीं सकता, वो गलत है, वो आईवॉस है, वो फालतू चीज है, मिसलीड कर रहे हैं। मिसलीड कर रहे हैं, समझ गए। अब और वो कह रहे हैं कि तुम मिसलीड करो, खाली मैं नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखो, इसको और तुम मिसलीड करो और इसके लिए ये लो पैसे। बहाना क्या बना रहे हैं? ये बहाना बना रहे हैं कि नहीं, जो जिनको पुलिस मारेगी, जिनको पुलिस परेशान करेगी, उनके परिजन को परेशान करेगी, तो हम पूरे देश भर में जहां जहां पुलिस आंदोलनकारी को परेशान करेगी, हम वकीलों की टीम खड़ा करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं, कॉकरोच कह रही है, कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हमने मारपीट किया ही नहीं, वो आरएसएस के हैं। इसका मतलब ये आरएसएस के गुंडों को बचाने के लिए कह रहे हैं, बीजेपी के गुंडों को बचाने के लिए वकीली करेंगे, ये जाकर के उनकी एडवोकेसी करेंगे। या तो ये एक बात है। दूसरी बात, क्योंकि उनका स्टेटेड स्टैंड है, कैमरे पर उसने कहा है कि जिस किसी ने भी बलवा किया वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं। दीपके ने तो कहा कि दिल्ली पुलिस गुंडा है, 2 एसीपी का नाम लिया, लांबा का और शर्मा का, कि खैर मनाओ, देख लो, धमकी दिया। ये जो दीपके हैं उन्होंने धमकी दिया कि तुम ध्यान रख लो, अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तो आप बताइए, ये कह रहे हैं कि जितने बलवाई हैं, जितने गुंडे हैं, जो कोई भी पुलिस पर हथियार उठाएगा, गोली चलाएगा, मारपीट करेगा, आगजनी करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस करेगा, उसके खिलाफ अगर पुलिस एक्शन लेगी तो कपिल सिब्बल एंड इनकी जो पूरी कोटरी है वो खड़ी हो जाएगी पूरे देश भर में। माने उसको कानूनी सलाह। और उसके लिए 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं वेबसाइट बनाओ, और फिर सारे वकील से, अरे 1000 करोड़ रुपया का तो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है संघवी जी, वो 10 करोड़ 1 करोड़ क्या होता है उनके लिए? 1 दिन का खर्चा पानी होगा सर, 1 या 2 दिन का। बिल्कुल 16 लाख रुपया तो हम जब ये हटे थे वहां से मिनिस्ट्री से, जब इनकी मिनिस्ट्री गई थी, तो हमें तो हैरान था कि जोरबाग में इनका घर नहीं है। खबर आई कि भाई जोरबाग में 16 लाख रुपये प्रति माह का इन्होंने घर लिया है, एक किराए पे। 16 लाख का किराया? ये कौन सा किराया है भाई? कौन सा किराया? प्रत्येक माह का किराया है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? सर पेंट हाउस क्या बात कर रहे हैं? देखिए गरीबों की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस के नेता अपनी सारी चीज लुटा देते हैं। 16 लाख रुपए महीना सर, लोग साल साल भर में पेड़ करते हैं। अरे भाई 16 लाख रुपया महीना वो दे रहे हैं, मजबूर हैं गायत्री जी, एक मजबूर वकील फका कसी में जिंदगी काट रहे हैं वो, तभी तो आज वो खड़े हुए हैं कॉकरोच के साथ, सब कुछ लुटा के। 16 लाख रुपया जोरबाग जैसे इलाके में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आप सर्च कर लीजिए, आपको सारे अखबारों मिल जाएगी। कपिल सिब्बल गॉट ए high profile bungalow in a very posh locality of Lutyens zone that is called Jorbag, and its monthly rent is 16 lakh rupees per month. अरे भाई आपको लग रहा है 16 लाख रुपया बड़ा महंगा है? सर महंगा है, मैं तो सुन के कान खड़े हो गए जी। हाँ बिल्कुल आपके कान खड़े होंगे भाई, आपके हमारे गरीबों के लिए 16 रुपये बड़ा महंगा हो जाता है साहब। ये तो 16 लाख है, 1000 बड़ा महंगा हो जाएगा। इनके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है गायत्री जी। जी सर, आप कह रहे थे इनका लाइसेंस चलने की भी नौबत है, इसलिए थोड़ा ज्यादा भी दिल बड़ा हो गया। हाँ, तो अब ये कॉकरोच को मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये अपना एम्पायर, अपनी जो इनकी सेटिंग गेटिंग चलती थी सुप्रीम कोर्ट में, पूरा कॉकस था। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी और ये और भी कई कांग्रेसी लॉयर्स हैं और जज हैं जो अपने को सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, कांग्रेस सेंटरिस्ट अपने को जज मानते हैं। वो राइट विंगर नहीं है, राइट विंगर को वो हेट करते हैं। राइट विंगर का मतलब अगर जय श्री राम बोल दिया तो आप राइट विंगर हो गए, जय श्री राम खत्म। श्री राम आपने बोल दिया, शिव जी के बारे में कोई मंत्र पढ़ लिया, आप राइट विंगर हो गए। मंत्र नहीं पढ़ता। और अगर आप अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह करें, ईश्वर को उसमें और जोड़ लें तब तो खैर कमाल ही हो गया, लेकिन अल्लाह अल्लाह बार बार करें तो आपसे महान कोई व्यक्ति नहीं है।
आपको कहा जाएगा कि आप ट्रूली सेकुलर हैं। इनका नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है, इनका टोटल अंपायर ध्वस्त हो रहा है। योगेंद्र यादव क्यों बौखला रहे हैं? योगेंद्र यादव नहीं बौखला रहे हैं, योगेंद्र यादव तो आगे में चेहरा है, इनके पीछे में नंदिता नारायण हैं, नंदनी हैं, बंदनी हैं, जो सिगरेट पीने वाली हैं, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, ग्रे हेयर है, सिगरेट पी रही हैं। हमको तो याद है उस जेएनयू में जब ये आई थी, वो जो आभा लड़की देव थी। भी तो है जो गालियां दे रही थी। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग, तो ये सब लोग हैं। तो तो वो लोग पीछे में खड़े हैं क्योंकि उनका पूरा ध्वस्त हो रहा है एम्पायर। तो लाइसेंस एजुकेशन जा को, रहा है इनका जी। हाँ, अब इनका लाइसेंस खत्म जब होगा तो इनको लग रहा है कि कहीं अगर उस केस को उठा दिया गया या और भी केसेस हमारे खिलाफ चल रहे हैं और बहुत क्रेडिबल एविडेंस है, तो हमारी परेशानी बढ़ सकती है। केजरीवाल क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं? आपको नहीं मालूम है क्या कि केजरीवाल अगस्त में जेल चले जा सकते हैं? तो उनको वो पहले से माहौल बना रहा है। ठाकरे को आपको पता नहीं है कि भाई अगस्त में लास्ट हियरिंग है, अगस्त में आ जाना है ठाकरे का कि भाई एफआईआर दर्ज करो दिशा केस में, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, जैसे इंक्वायरी होगी गिरफ्तारी होगी। तो ये सारे लोग जेल की कगार पर, मुहाने पर बैठे हैं। तो कोई ठिया चाहिए इनको, कोई ठिकाना चाहिए। वो ठिकाना, वो ये जो छोटे कॉकरोच हैं वही मिल गया, तो चलो इन्हीं के सहारे पकड़ लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं जो उद्धव ठाकरे अमित शाह को मजबूर कर दे कि अगर कोई मीटिंग करनी है तो मातोश्री आओ, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोले कि हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा, मेरे घर आना पड़ेगा। और उनके साथ जो गए श्रीमान फडणवीस, तो उनको बाहर बिठा दिया। इतना अहंकार जिस व्यक्ति को है, वो मारा मारा फिर रहा है, वो जंतर मंतर पहुंच रहा है। इसलिए कहते हैं कभी कभी घमंड ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वक्त हाँ, का तो पहिया कभी है, निकाल, किसी को नहीं छोड़ता है। हमेशा हमेशा हाथ जोड़ के हम्बल होकर चलिए। जिसने प्यार दिया उसको अपना लीजिए, जिसने दुत्कार दिया उनको भी राम राम कर दीजिए। ये कंगना रनौत ने घमंड कहा किसी था का ना कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। टूट ही गया। उनका घर नहीं टूटा, उनकी तो पार्टी टूट गई, उनका तो सब कुछ ही चला गया। क्या घमंड, कड़ी पार्टी खत्म वार्टी हो सब टूट गया, खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गए वो। गई। कभी घमंडी नहीं होना चाहिए। वक्त का पहिया बहुत तो तेज चलता है। जी सर। तो ये जो सर कपिल सिब्बल हैं, अभी एक और मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी जब ये पार्टी टूटी थी, आम आदमी पार्टी, ये जो 7 सांसद टूट के आए थे, तो ये लोग, संजय सिंह ने कहा कि मेरी बात हो गई है देश के सबसे बड़े जाने माने लॉयर कपिल सिब्बल जी से, और हम इसको कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अदालत में जाएंगे, चुनौती देंगे और देखते हैं कि वो कैसे चले जाते हैं। तमाम तरह की बात हुई। सकाल एक न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर वो शरद पवार के परिवार का ही है, मतलब शरद पवार का ही है। अब बड़ा ही चर्चित न्यूज़पेपर है महाराष्ट्र में, आप जानती हैं, बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सकाल ने अपने फ्रंट पेज पे एक कार्टून छापा, और उस कार्टून में ये है कि पवार और ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये दोनों केजरीवाल को समझा रहे हैं कि बेवकूफ़ी मत करना, ये खाली नाटक है सिब्बल का और सिंघवी का, ये पैसा तुमसे लेगा, होना जाना कुछ नहीं है, इसके पास कोई लॉ का ज्ञान नहीं। मतलब पवार और ठाकरे ने मिलकर सर आप उनके लॉ की ज्ञान की बातें करते रहे, मैं बस एक ही पेज दिखा दूंगी, उसी में उनका लॉ का सारा ज्ञान दिख जाएगा। जितने केस लिए या दिखाइए। तो आ रहे हैं या बराबर हो गए हैं हैंगिंग में। कोई भी केस आज तक जीते नहीं है। जिसने भी कहा कि इनको लॉ का ज्ञान नहीं हो, बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं कहा। जी सर। हाँ, दिखाइए। सर कंटिन्यू कर, मैं दिखाती हूँ बीच में। जी हाँ, तो ये ज्यादातर लॉयर ने कहा कि भाई ये लोग फिक्सर हैं, मिक्सर हैं, मिक्सिंग फिक्सिंग करते हैं, ये लोग लॉयर नहीं हैं, वरना सारे ये केस हार रहे हैं, सारे के सारे। अभी पवन खेड़ा वाले मामले में क्या हुआ है, इनको राहत थोड़ी सी मिल गई है, थोड़ी राहत मिली है। तो भाई वो तो बेल राइट होता है, ये कानून की किताब में है कि बेल आपका अधिकार है, जेल जो है एक्सेप्शन है। मतलब जब ये लगे अदालत को कि भाई ये जेल से बाहर रहने पे एविडेंस को तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई इस तरह का एविडेंस का नहीं रहता है तो उसको बाहर रहता। उसी में ये जीत करने लगे कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, जनतंत्र की जीत हो गई, कुप्रचार। अभी वो केस चल रहा है। हाँ, अब ये क्या करेंगे कि केस को लंबा खींचेंगे, उसको इधर, अब वो राज्यसभा के सदस्य भी बन गए हैं, तो ये केस को लंबा खींच करके ये किसी तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा को कहेंगे कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं माफी मांग लेता हूं, मुझे छोड़ दो। याद है ना आपको, अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाया, माफी मांगा केजरीवाल ने।
नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगाया, माफी मांगा, सार्वजनिक रूप से माफी मांगा, लिखित माफी मांगा। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आरोप लगाया, माफी मांगा। अवतार सिंह भराणा के खिलाफ आरोप लगाया, माफी मांगा। तो ये माफी वीर हैं, आरोप लगा दिया चले गए। तो इनको मालूम, पवन खेड़ा को भी मालूम है कि भाई जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति इतने लोगों पर आरोप लगाया, अब तो अरुण जेटली भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन सबसे ये माफी मांग चुका है। अभी फिर ये E20 का नाटक करके फिर इनके निशाने पर नितिन गडकरी है। याद कीजिए 2012 में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब 2012 में नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका टेन्योर 2012 दिसंबर में खत्म होने वाला था और ये बड़ी चर्चा चल रही थी। वैसे बीजेपी का जो संविधान है कि एक अध्यक्ष एक साथ तीन साल ही रहेगा, दोबारा वो बन सकता है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं बन सकता है, लगातार नहीं बन सकता है। तो उस वक्त चर्चा चल रही थी कि भाई 2014 में चुनाव है, 13 आ गया है, 1.5 साल के लिए अगर 1.25 साल के लिए अगर अध्यक्ष को हटाते हैं तो फिर नया अध्यक्ष आएगा, फिर नई तैयारी करेगा, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसको कंटिन्यू कर दिया जाए। इस तरह की सिचुएशन बन रही थी। उस दौरान दिल्ली में एक साजिश हुई। लोग तो कहते हैं कि भाई अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अरुण जेटली भी उस साजिश में शामिल थे केजरीवाल के साथ। अब बाद में ही भस्मासुर को पैदा किया, भस्मासुर ने उनको भी लपेट लिया। तो इन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में नितिन गडकरी का भी नाम डाल दिया। उधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर निशाना कर रहे थे, शीला दीक्षित का, चिदम्बरम का, सलमान खुर्शीद का, मतलब तमाम लोगों का, और उसमें नितिन गडकरी का डाल दिया। और नितिन गडकरी का डाला और उसके बाद नितिन गडकरी के खिलाफ, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूरी मीडिया को लगा दिया। जहां जाए कैमरा वाले पूछे पूर्ति का घोटाला क्या है, ये है वो है, और उसका नतीजा ये हुआ कि नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं बने। आज तक नितिन गडकरी को उस घटना का मलाल है, लेकिन उसके उतना अपमानित करने के बाद भी मैं तो हैरान हूं कि नितिन गडकरी ने इनको माफ कैसे कर दिया। उसके बाद भी ये लिखित माफीनामा दिया कोर्ट में केजरीवाल ने, और माफी मांग करके, और गडकरी ने इनको माफ भी कर दिया। पॉलिटिक्स में ऐसे उदारमना लोग भी होते हैं, इनको माफ नहीं करना चाहिए था, इनको जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल सेट हो जाता, एग्जाम्पल सेट हो जाता। अगली बार सोच समझ के बोलते हैं। सर, मैं दूसरे पार्ट पर आना चाहूंगी आज के टॉक के, और दूसरा टॉक ये है कि इधर पूरा तमाशा चल रहा था या होने दिया जा रहा था, जिसको किसी भी एंगल से इसको देख लें। उधर मोदी और शाह एक लंबी प्लानिंग में लगे हुए थे, लोगों को भनक भी नहीं लगी। जी हाँ, भनक नहीं लगी, नहीं भनक तो लोगों को है, पावर गैलरी वालों को भनक है, और उसी का तो ये माहौल बन रहा है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को मालूम नहीं है? राहुल गांधी को मालूम है कि ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि परिसीमन बिल ले आएं, और हमें परिसीमन बिल नहीं लाना है। महिला आरक्षण बिल पर ये माहौल फिर बनाएंगे, हम ये बनाना नहीं चाहते हैं। फिर ये महिला आरक्षण बिल का माहौल बना करके उत्तर प्रदेश चुनाव में ये लाभ ले लेंगे, हो सकता है पंजाब चुनाव में भी लाभ ले लें। बंगाल में तो इनको लाभ मिल गया था विशेष सत्र बुला करके, विशेष सत्र बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मोदी को मालूम था कि ये हमारा विरोध करेंगे, इसलिए विशेष सत्र लाए थे कि ये पास होने नहीं देंगे। पास नहीं होने देंगे तो पूरे बंगाली महिलाओं को ऐसा भड़का दिया जाएगा कि वो भड़क ही गई, वाकई में भड़क गई, और उसका पूरा लाभ भी मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि एक तो परिसीमन को लेकर के ये लोग परेशानी करेंगे, और महिला बिल भी साथ साथ लाएंगे, और ये पास होने देंगे नहीं। फिर हम माहौल बनाएंगे कि परिसीमन लाना चाहते थे, महिला को लाना चाहते थे, और इस बार उत्तर प्रदेश की महिलाओं का ये इनको लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि परिसीमन में एक तो हमको नुकसान है, क्योंकि ये अपने तरीके से परिसीमन कराएंगे। हर कोई करता है, क्या इंदिरा गांधी ने नहीं किया था 1970s में? राइट। तो जो इन्होंने किया था वही तो उनको डर लग रहा है, इसीलिए भाई वही तो पावर इन्होंने भी अडॉप्ट किया है, तो उस परंपरा को ये भी आगे बढ़ाएंगे, और ये फिर उसको मात दे नहीं सकते हैं। वो कहेंगे कि तुम्हारी दादी ने भी किया था, औरों ने भी किया है। बिहार में नीतीश कुमार ने परिसीमन करवाया, देखिए जाकर के कैसा कैसा करवाया है उन्होंने। तो इस तरीके से परिसीमन जो है, ये लोग परिसीमन से भी घबरा रहे हैं, और दूसरा महिला आरक्षण बिल से भी घबरा रहे हैं। सर, मुझे क्या लगता है, अपने दिल की बात बताऊं, मुझे क्या लगता है, आपको याद है मणिपुर का बिल पास हुआ था रात को 11:30-12 बजे? पहले ये लोग व्हिप जारी करेंगे, शाम को 8-9 बजे तक खींचते रहेंगे, या अभी खींचते रहेंगे जब तक ये लोग थक ना जाए, क्योंकि मोदी जी ना पहले थका देते हैं विपक्ष को। ठीक है, और जिस दिन ये गायब होंगे उसी दिन 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट अनसिटिंग, ये लोग होंगे नहीं अपना पास डिलिमिटेशन। हाँ, प्रेजेंट इन वोटिंग ना। हाँ,
तो प्रेसिडेंट सही कह वोटिंग में रहे हैं। निपटा लेंगे हाँ, रात हो सकता है। देखिए, ये तो पावर पॉलिटिक्स है, इसमें मोदी भी पॉलिटिक्स करेंगे, ये भी पॉलिटिक्स करेंगे, दोनों पॉलिटिक्स करेंगे, उसमें उसमें ये बढ़ने नहीं देंगे उनको, तो उनको ये मालूम है। लेकिन जो ये जो पेपर लीक का मामला था, ये बड़ा मामला इन्होंने डिज़ाइन किया कि इससे मोदी को बैकफुट पर लाया जाए, और इस्तीफ़ा लेकर के थोड़े से बैकफुट पर तो उनको आना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, अक्रॉस द मास। लेकिन अब फिर से टाइट टर्न होने लगी, और फिर से कॉकरोच की रियलिटी अब लोगों के बीच आने लगा, और अब एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। अब उस नए आंदोलन का इनको काउंटर करना पड़ेगा। अभी जब मंच सजेगा, तब उनको देखिएगा कि कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। जी। तो अभी परिसीमन बिल आया भी नहीं है, और हाँ, विपक्ष की तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है, ये देखिए। अभी 13 अगस्त तक का समय है। 13 अगस्त तक का समय है, 13 अगस्त तक पार्लियामेंट है, तो 13 अगस्त तक में कभी भी लाया जा सकता है। अभी इनको कल दिया 6 घंटे का समय पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और नए बिल पर। 6 घंटे के बारे में फिर इन्होंने कहा लोकसभा स्पीकर ने कि आप कहें तो हम इसके घंटे को और बढ़ा देंगे। अगर सारे लोगों को सारी बात कह देनी है तो हम इस घंटे को भी बढ़ा देंगे। उस पर तैयारी नहीं है, ये चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब चर्चा करेंगे तो इनका पुराना पाप भी खुल करके आएगा। और सर फिर ये पाप आएगा कि 1986 से लेकर के आज तक में बिल क्यों नहीं बनाए। ठीक है, हमारी सरकार 10 साल में नहीं बनाई, लेकिन 1986 से लेकर के 90 में भी आपकी सरकार थी, फिर दोबारा आपकी सरकार आई 92 में, और वहां से फिर 96 तक आपकी सरकार रही 4-5 साल। उसके बाद फिर मान लीजिए कि हमारी सरकार आई, 5 साल के लिए चली गई, फिर 10 साल तो आपकी भी सरकार थी। आपने क्यों नहीं लाया बिल? तो जैसे आपने नहीं लाया वैसे हम भी नहीं लाए, तो इसलिए बराबर हो गया स्कोर। लेकिन अब जैसे आम जनता तो मोदी जी से पूछेगी ना कि भाई आप स्कोर बराबरी करने एग्जैक्टली के लिए गए हैं कि आपको सिस्टम ठीक करना है। सिस्टम तो ठीक ये करना है। आम आम जनता अभी मोटे तौर पर प्रेजेंट सरकार के खिलाफ नाराज है, और ये बिल्कुल सही नाराजगी है। इस मुद्दे विशेष पे आम जनता की सरकार से नाराजगी बिल्कुल सही है, कोई देर आए गलत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए सर। पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है अभी। ट्राइबल ग्रुप्स ने अनाउंस कर दिया डीलिमिटेशन प्रोटेस्ट, मतलब स्टार्ट कर चुके हैं ये लोग डीलिमिटेशन के अगेंस्ट में भी ऑलरेडी अपने ड्रामेबाजी। और अभी जब आप और मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। वो इस वक्त कांग्रेस को पानी पी पी कर धो रहे हैं कि उनके सरकारों में कितने पेपर लीक हुए। देखिए, हाँ, अभी धो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी मई में, मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑफ मई था, धुर गर्मी में दिल्ली में 1.25 लाख ट्राइबल जमा हो गए थे, 1.25 लाख। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे उस कार्यक्रम में। इनको डर है कि ट्राइबल को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया है। ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, और एसटी लोकसभा में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि संख्या बल में भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही पास होगा। तो इनको ये डर है। अभी हर जगह जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं उस पर भी इनकी नज़र है। अभी साईं जो बने हैं, या और जो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर जगह उसी कम्युनिटी से लगा हुआ है। तो इनको ये डर है कि इन सारे स्टेट्स भी में भी ट्राइबल भी अब इनके फोल्ड में ना चले जाएं, तो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भड़केंगे कोई, कुछ नहीं होगा, ये सब एकदम फालतू बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गायत्री जी इस डिस्कशन में लाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अब तक कहते थे मोदी सवाल का जवाब नहीं देते, मोदी डिक्टेटर है, मोदी किसी की नहीं सुनते, थोड़ी बहुत इसमें मान लीजिए कि सत्यता हो सकती है कि इंटरनल ये शिकायत अगर किसी को होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होनी चाहिए। लेकिन वो करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनके अपने कैरेक्टर इतने कमज़ोर हैं कि वो पूछ नहीं सकते हैं इनसे। ये शिकायत होनी चाहिए उनसे कि भाई आप बाकी लोगों का एक जो डेमोक्रेटिक ये है कि सबका कंसेंसस लिया जाए, वो नहीं लिया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि मोदी अपने तरीके से कंसेंसस लेते हों, लेकिन इस कंसेंसस लेने की प्रक्रिया को प्रचारित नहीं करते हों, किसी से शेयर नहीं करते हों, इसलिए किसी पत्रकार को मालूम भी नहीं है कि वो मोदी ने सबसे बात की या नहीं की। मुझे जहां तक मालूम है कि उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं एनएसए डोभाल। मोदी को कंसेंसस बिल्ड कराने में एनएसए डोभाल बहुत सारे मंत्रियों के पास जाते हैं, उनसे उनकी राय पूछते हैं।
बहुत सारे बड़े नेताओं के पास जाते हैं, उनसे उनकी राय पूछते हैं और वो राय कर उनको बताते हैं। उसमें हो सकता है कि मोदी किसी नेता की भूमिका उसमें नहीं रखते हों रायशुमारी में, तो ये बातें बाहर तक नहीं आ पाती हैं। तो मोदी का कंसेंसस बिल्ड करने का अपना तरीका है, या अमित शाह का कंसेंसस मंगाने का अपना तरीका हो सकता है। वो चूंकि मीडिया में नहीं है, इसलिए सारे लोग कहते हैं अरे ये तो मोदी और शाह ने चाहा, हो गया फैसला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान आंदोलन 383 दिन तक चला। आखिर में मोदी आकर के बोले कि हम किसान भाइयों को नहीं समझा सके। गोली नहीं चलाई मोदी ने, ठीक है, अच्छा। यह आंदोलन इतना दिन तक चला, इस्तीफे की मांग हुई, इस्तीफा ले लिया, गोली नहीं चलाई मोदी ने। 1966 में संत गए थे संसद मार्च करने के लिए, संत थे, संत कोई हमला नहीं करने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर गोलियां चलवाई। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं 1966 में, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि करपात्री जी महाराज का ये श्राप लगा इंदिरा को कि तुम्हारा खानदान जो है वो खत्म हो जाएगा। इंदिरा भी गई, संजय भी गए और आदि भी गए। तीनों उसी रूप में गए। तीनों की एक प्रकार से कहिए तो अकाल मृत्यु हुई, सामान्य मृत्यु नहीं थी। दो की तो हत्या ही हो गई, एक का प्लेन क्रैश ही हो गया। तो करपात्री जी महाराज का श्राप लग गया। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो अब उस वक्त के जो आई विटनेस हैं एक आध दो, वो कहते हैं कि भाई लाशें ट्रकों में भर के गई। ये लोग कहते हैं 4-5 लाशें गिरी थी। तो साधुओं के ऊपर निहत्थे सा, अगर मान लीजिए त्रिशूल भी होगा तो त्रिशूल भी लेकर के साधु किसी को भोंक देते, ऐसा नहीं हो सकता था। तो साधुओं के ऊपर, गौ रक्षा करने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चली इस देश में, मोदी ने नहीं चलाया। 375 मोदी के खिलाफ किस मुंह से राहुल गांधी बोल रहे हैं? उनके अपनी दादी का करतूत देख लीजिए, सबको ठूस दिया, किसी नेता को नहीं छोड़ा। ऐसी आई मीडिया वाले बोल रहे हैं साहब, ये मीडिया वाले का दाना पानी सब बंद कर दिया इमरजेंसी में, और मोदी को आप डिक्टेटर कह रहे हैं। दो बड़े आंदोलन हुए, दोनों बड़े आंदोलन में मोदी ने स्वीकार किया, मोदी ने मान लिया बात। कहां डिक्टेटर है मोदी, बताइए आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो महिला रो रही है ना, वो भारत की खुफिया एजेंसी और पुलिस से ज्यादा बड़ा काम कर गई, और पूरे देश भर में ऐसे ही 1 आध 2 3 वीडियो ने वो काम कर दिया जो खुफिया एजेंसी और पुलिस वाले नहीं कर सके हैं। क्यों? क्योंकि जनमानस बना दिया ना, मानस बना दिया, लोगों का दिल बदल दिया। जो अब तक जो मोदी के खिलाफ माहौल था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया, और कह रहा है कि ये गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। रो रही है ना, एक मिनट सर सुनते हैं इनको, कह रहे हैं। हाँ, हुआ है क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये किसी पार्टी के एंगल से नहीं, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को। रियलिटी इज दिस कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, मैंने कभी नहीं दिया है, चाहे आप जिस चीज का विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात यहाँ मैं मोदी जी के लिए ये बोलना चाहती हूँ, मैं आपको ये दूसरा इस प्रोटेस्ट में आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहाँ तकलीफ हुई, ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं, आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आप वो इंसान हैं, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सच कहूं ना, आप में एक अपनापन सा लगता है जो बिल्कुल अकेला हो। जी बिल्कुल सही सर। हाँ बहुत ही, हाँ जी बहुत इमोशनली। पर एक चीज और देखते हैं जी, अब ये सारी घूम कर माफिया मांग रही है और ये माफ करने लायक नहीं है क्योंकि इनकी लैंग्वेज नहीं थी। तो बहन का लोड़ा कभी बिठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया भोसड़ी का क्या है यो। मोदी जी आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी, फिर थारी माँ चोद दूंगी। इनको वोट चाहिए। मोदी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो
आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ इनको डर लग रहा है सर एक्शन का, और दूसरा चीज़ जो इनको डर लग रहा है मैं बता दे रही हूँ, ये नचनिया है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आई एम नॉट सॉरी फॉर द लैंग्वेज, सॉरी। शी इज़ अ डांसर इन राजस्थान। जैसे एक वो पायल जी हैं या कौन है, मतलब वो भी बहुत नाचती हैं, शी इज़ बहुत बुलाई जाती है, वैसे ये भी एक डांसर है। अब इनको क्या डर लग रहा है कि इनको वो नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे नाचने के लिए, और पुलिस एक्शन होगा अलग से। नहीं हुआ क्या है कि चूंकि ये निकृष्टतम लोग हैं, बहुत ही निकृष्टतम हैं, ये जो कॉकरोच, इनके बहुत ही परवर्टेड ब्रेन्स हैं। तो इन लोगों ने कहा होगा कि देखो गाली दो, गाली गलौज करो, और क्योंकि इनके अंदर ना जहर भरा हुआ है मोदी को लेकर के, तो पैसे दे करके इन लोगों से गाली दिलवाए गए हैं, पैसे दे करके कि गाली दो मोदी को। ये खेल हुआ है। तो अब अनुमति देंगे आप? थैंक यू। Thank you so much sir for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर थैंक यू महादेव। वेरी मच। थैंक यू।